दोस्तों, परायों से जीतना तो आसान होता है, असली लड़ाई तो अपनों के साथ मुश्किल होती है। दिल्ली में 27-28 साल का सूखा खत्म करके बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, कल जश्न भी मनाया गया। लेकिन अब मंथन शुरू हो गया है इस सवाल पर कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सुनने में आया है दोस्तों कि जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन नामों में मनोज तिवारी, जी हाँ, बीजेपी के इकलौते वो सांसद जिनका लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं बदला गया, बाकी सबका टिकट काट दिया गया था, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया था। अब सुनने में आया है कि मनोज तिवारी का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। लेकिन जैसे ही नामों पर चर्चा हुई, एक और नाम सामने आ गया और वो है स्मृति ईरानी का। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, स्मृति ईरानी का जो पीआर है बड़ा जबरदस्त है। या तो पार्टी के अंदर कोई है जो बड़ी जबरदस्त तरीके से मीडिया मैनेजमेंट जानता है स्मृति ईरानी के लिए, या फिर पार्टी आलाकमान में कोई है जो हमेशा पार्टी की कोई भी बड़ी घटना होती है, बड़ा चुनाव होता है, स्मृति ईरानी का उल्लेख जरूर होता है। याद होगा आपको दोस्तों, ग्रेटर कैलाश जहां से सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, जी हाँ, यहां से भी स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी शुरुआत में। लेकिन सुनने में आया, ये सूत्रों के हवाले से खबर थी कि स्मृति ईरानी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बात भी ठीक है, कहाँ स्मृति ईरानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परिवार को चैलेंज देने वाली नेता, वो सौरभ भारद्वाज के खिलाफ क्यों लड़ेंगी। दूसरा, सौरभ भारद्वाज के बारे में ऐसी भी चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर तो था कि उनकी सीट में स्थिति उनकी खराब है, लेकिन सौरभ भारद्वाज की सीट को लेकर की चर्चा नहीं थी। लेकिन अंत में देखिए वो भी चुनाव हार गए। वैसे अब शायद स्मृति ईरानी को लग रहा हो कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज को कुछ ज्यादा आंक लिया। हालांकि कहने वाले कहेंगे कि कहाँ स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता, मतलब राहुल गांधी को जो हरा रही हैं, वो कोई छोटी नेता थोड़ी हैं, वो विधायकी का चुनाव क्यों लड़ेंगी। तो बीजेपी में तो ये कोई पहली बार हो नहीं रहा। रमेश बिधूड़ी ने लड़ा, प्रवेश वर्मा ने भी लड़ा। प्रवेश वर्मा भी तो पूर्व सांसद थे और वो जीत भी गए, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरा भी दिया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी में ये हो सकता था। लेकिन उस वक्त स्मृति ईरानी का नाम रेस से बाहर हो गया और स्मृति ईरानी उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें स्मृति ईरानी का नाम भी आ गया, तो जाहिर तौर पर मनोज तिवारी जैसे लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जाहिर तौर पर अब इस पर मंथन शुरू हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित पार्टी के बड़े नेताओं की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है बंद कमरे में, और इस मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई है। इससे पहले जेपी नड्डा ने जो 7 सांसद हैं बीजेपी के, उनके साथ भी चर्चा की है। और जाहिर सी बात है कोई भी नेता ये नहीं बोल सकता कि मेरी दावेदारी सबसे बड़ी है मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि बीजेपी में किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रवेश वर्मा सबसे बड़े किलर के तौर पर उभरे। वही अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ही थे। तो अगर कोई और पार्टी होती तो प्रवेश वर्मा का सीएम बनना बड़ा आसान होता, लेकिन ये तो बीजेपी है, यहाँ तो पर्ची से किसी का भी नाम निकल सकता है। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, वो ये है कि सीएम के लिए केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम तो खैर है ही इस लिस्ट में। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा का नाम है, विजेंद्र गुप्ता का नाम है। विजेंद्र गुप्ता वो नेता हैं जो लगातार बीजेपी जब हारती रही पिछले 2 चुनाव में तो भी वो जीतते रहे। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के वर्स्ट परफॉर्मेंस में भी बीजेपी को सीट निकालते हुए दिखाई दिए हैं। तो विजेंद्र गुप्ता बड़ा नाम है दिल्ली बीजेपी में। इसके अलावा सतीश उपाध्याय के नाम पर चर्चा है, आशीष सूद के नाम पर चर्चा है, जितेंद्र महाजन के अलावा बासुई स्वराज और मनोज तिवारी भी रेस में है। दोस्तों, मनोज तिवारी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसीलिए भी हो सकते हैं क्योंकि मनोज तिवारी पूर्वांचली फेस है, और पूर्वांचलियों के नाम पर कितनी पॉलिटिक्स हुई आप जानते हैं ना। अब होना है बिहार में चुनाव, हालांकि नवंबर में होना है, लेकिन दिल्ली में एक पूर्वांचली चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर जाहिर सी बात है बीजेपी एक बहुत बड़ा संदेश दे सकती है बिहार तक। ये देखिए, हमने पूर्वांचलियों के सम्मान में देश की राजधानी का जो मुख्यमंत्री है वो पूर्वांचली बना दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होगा और ऐसे संदेश देने में बीजेपी माहिर है। लेकिन जिसके नाम की चर्चा शुरू हो जाए, उसके नाम का ऐलान हो जाए, उसके नाम की पर्ची निकल जाए, तो ये मोदी जी का जो पूरा सरप्राइज एलिमेंट है ना, उसमें खलल पैदा करता है। मोदी जी तो सरप्राइज देने में माहिर है। वैसे स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा क्यों मैंने की, इसका भी मैं आपके सामने कुछ उल्लेख रख देती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, जैसे ही जीती बीजेपी वैसे ही स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा, इन लोगों के नाम की चर्चाएं शुरू हो गई। ये खबर नई दुनिया ने छापी है जिसमें लिखा है भाजपा की सरकार बनी तो कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा के नाम पर भी चर्चा। नुपुर शर्मा के नाम को तो आप माइनस मानिए क्योंकि नुपुर शर्मा तो बीजेपी की कार्यकर्ता ही नहीं है। बीजेपी ने उनको मोहम्मद साहब वाले आपत्तिजनक बयान के बाद पार्टी से ही निकाल रखा है। तो नुपुर शर्मा के नाम की चर्चा तो तब भी थी कि उनको टिकट देगा, जब टिकट ही नहीं मिला तो उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मनोज तिवारी की दावेदारी एक बड़ी दावेदारी है। तो दोस्तों, मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तो यहाँ
का जो परिणाम है वो कैसा निकला है, ये भी दिलचस्प है देखना, क्योंकि इसी से उनकी दावेदारी मजबूत होती है। जैसे करावल नगर मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को बीजेपी ने हराया दोस्तों। इसके अलावा मुस्तफाबाद बीजेपी ने यहाँ भी बाजी मारी, गोंडा बीजेपी ने यहाँ भी बाजी मारी, सीमापुरी आम आदमी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की है, सीलमपुर यहाँ भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, रोहतास नगर ये भी विधानसभा क्षेत्र मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ भी बीजेपी के कैंडिडेट ने चुनाव जीता है। गोकुलपुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कुमार ने 8,207 वोटों से जीत हासिल किया, मतलब आप जीती है। दोस्तों बुराड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी ने जेडीयू को टिकट दिया था, मतलब जेडीयू के कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा था, और लेकिन बीजेपी को पूरा सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सीट निकाल ली। बाबरपुर यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जीती, और तिमारपुर यहाँ पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराया। तो आप कह सकते हैं 10 सीटों में 50-50 वाला मामला रहा। तो मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में जो 10 सीटें आती हैं उनमें से 5 जीती आम आदमी पार्टी, 5 जीती बीजेपी। मनोज तिवारी का जो खुद का संसदीय क्षेत्र है उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत खराब परफॉर्म नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है मनोज तिवारी के नाम पर जब चर्चा होगी तो इन बातों पर भी चर्चा होगी। हालांकि दोस्तों मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको लेकर पहले से जब चर्चाएं शुरू हुई नतीजों से पहले, तो मनोज तिवारी से इस तरह का सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था, चेहरा तो हम हैं, वो भी तीसरी बार, साथ ही और भी चेहरे हैं। दिल्ली में अगर एक ही जगह से तीसरी बार अगर टिकट दिया गया तो वो पूर्वांचली ही है। पार्टी की अलग अलग जगह से एक अलग रणनीति होती है, अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत नीति और नियत की थी। अब उस वक्त चुनाव हो रहा था, लेकिन मनोज तिवारी ने इशारों में कह दिया कि चेहरे तो वो है ही, और बात भी ठीक है, एकलौते मनोज तिवारी ही है जिनका टिकट नहीं कटा था। लोकसभा चुनाव में सबका टिकट कटा था। इसके अलावा जब उस वक्त उनसे सवाल पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तब उन्होंने आगे कहा था, मुख्यमंत्री जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को वो सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूं। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले, बच्चों को फेल ना होना पड़े, और अवैध घुसपैठियों का सारा सिस्टम बंद किया जाए। मतलब मनोज तिवारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि जो जो जिम्मेदारियां होती है मुख्यमंत्री की उसको निभाने में सक्षम हूं मैं, और वो सब जिम्मेदारियां मैं देने को एक तरह से आई एम रेडी। मनोज तिवारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, नहीं तो वो ये नहीं बोलते कि इकलौता मैं ही था जिसका टिकट नहीं काटा था। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस नाम पर चर्चा हो जाए उस नाम का पर्ची निकल जाए, बीजेपी में ऐसा कहाँ होता है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी एक ऐसे चेहरे को सीएम बना दे जिसकी चर्चा ही ना हो, क्योंकि देखिए ये जातीय समीकरण और किसके सीएम बनाने से कौन से दूसरे राज्य में फायदा होगा, बीजेपी इससे बहुत आगे निकल गई है। अब देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण चेहरा है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण वोटरों की संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। मराठा समुदाय से कोई चेहरा होगा, मराठा समुदाय से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी लगातार चर्चा थी। लेकिन चुनाव से पहले ही लगभग क्लियर था कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे सीएम। उनके चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन वो जानती थी कि एक ब्राह्मण चेहरे को प्रोजेक्ट करने का जोखिम हो सकता है। लेकिन बाद में चुनाव जीता बीजेपी ने तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाना, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पर्ची वाला मुख्यमंत्री, और हरियाणा में तो चुनाव के 6 महीने पहले पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदलती। तो ये कहना कि ये समीकरण फिट बैठते हैं, बिहार के चुनाव में ये समीकरण फिट बैठते हैं, यूपी के चुनाव में, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जब इन चर्चाओं के बीच स्मृति ईरानी का नाम उछलता होगा तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया, पार्टी के लिए मेहनत की, चुनाव जीते, उनको कितना बुरा लगता होगा। सोचिए, प्रवेश वर्मा जायंट किलर हैं। प्रवेश वर्मा जैसा नेता इस वक्त दिल्ली में कोई नहीं है, मतलब हर कोई प्रवेश वर्मा की ही चर्चा कर रहा है। वो अलग बात है कि उन्होंने केन प्रकारेण कैसे करके चुनाव लड़ा, वो सब जानते हैं, लेकिन जीत के बाद तो फिर हर कोई जीत की बारे में बात करता है ना। अब प्रवेश वर्मा के कानों तक जब स्मृति ईरानी का नाम पहुंच रहा होगा तो उनको दिल से कितना हर्ट हो रहा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी किसको बनाएगी मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।